प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता हो गया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों के ओपीडी के पर्चे की फीस को कम कर दिया है। सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार जनहित में बड़े कदम उठा रही है। उसी दिशा में सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्चे की फीस में कटौती की, साथ ही एम्बुलेंस सेवा के लिए भी किराए में कमी कर दी है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में हर साल 10% बढ़ाने वाले यूजर चार्ज को भी अब समाप्त कर दिया है। खाद्य नाम विभाग उत्तराखंड हमारे राज्य की जो हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे, जिससे कि आम जनता को लाभ हो। उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में अब पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं और इस उपचुनाव को लेकर पार्टियां अलग अलग अपने दावे कर रही हैं। उधर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सीएम धामी ने जोशीमठ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट मांगे हैं। आप सभी के समक्ष आज बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी के लिए समर्थन और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सभी बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए जो काम श्री राजेंद्र भंडारी जी ने किसी भी दल में रहते हुए, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए लगातार उन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के विकास के लिए काम किया है, वो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अपने विधायक पद को कांग्रेस पार्टी में छोड़ना ज्यादा अच्छा समझा और बद्रीनाथ के विधानसभा को प्राथमिकता को उन्होंने चुना है कि बद्रीनाथ विधानसभा का विकास करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार विधानसभा बद्रीनाथ के सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नवीन हमारे नवयुवक साथी विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाने जाएंगे और भारी बहुमत से राजेंद्र भंडारी जी को जिताकर विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत विकास की नई गौरव गाथा लिख रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का किस प्रकार से मान सम्मान बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण के साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी बढ़ावा मिल रहा है। उसके लिए हम अगर हमारे यही बद्रीनाथ जी की बात करें, देखिए बद्रीनाथ जी में एक नव निर्माण, पुनः निर्माण, एक मास्टर प्लान का काम चल रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी है। भाइयों बहनों, केदारनाथ जी का मास्टर प्लान और नव निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और हम सब जानते हैं कि आज मोदी जी पूरे देश को एक परिवार मानकर 140 करोड़ भारतवासियों को, चाहे वो हमारे सीमांत क्षेत्र माणा के लोग हों, चाहे नीति के लोग हों या मलारी के लोग हों या गुंजी या आदि कैलाश के लोग हों, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम एक परिवार के मुखिया के नाते, एक संरक्षक के नाते, जैसे माता पिता अपने घर में अपने बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं, एक एक व्यक्ति की चिंता करके निर्णय लेते हैं। इसीलिए उन्होंने
कितनी योजनाएं देश के अंदर चलाई है। हम आयुष्मान भारत योजना, हमारे धन सिंह जी बैठे हैं, अभी हम लोगों ने और सरलीकरण किया है। अभी कैबिनेट में हम लोग बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं कि यहाँ के हमारे प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत आसान उनको सुविधाएं देने वाले हैं, बहुत उसका सरलीकरण करने वाले हैं। आप जानते हैं आयुष्मान भारत योजना आज देश की कितनी बड़ी योजना है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। भाइयों बहनों, आज देश को आजाद हुए हम 75 साल से भी ज्यादा हो गए और इन सालों में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जिसने ये सोचा हो कि देश के अंदर रहने वाले गरीब परिवारों का, गरीब माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का अगर उनको कोई इलाज की समस्या आ जाए तो उनका इलाज कैसा होगा, उनके इलाज की चिंता, उनको 5 लाख रुपए तक का एक साल में इलाज की गारंटी किसी प्रधानमंत्री ने दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। भाइयों बहनों, किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस के सिलेंडर गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने का काम उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मुफ्त राशन योजना हमने देखा कोरोना महामारी में किस प्रकार से परेशानी खड़ी हो गई थी, लोगों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था, राशन कहां से मिलेगा क्योंकि छोटी नौकरी थी, रोजगार था, सारा बंद हो गया। उस समस्या को, उस परेशानी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने महसूस किया और गरीबों के कल्याण के लिए योजना चलाई और वो योजना 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, अगले 5 सालों के लिए उस योजना को अभी तक बढ़ा दिया गया है। 5 साल तक अब राशन फ्री में मिलेगा। इसके साथ साथ हर घर से नल जल पहुंचाने जैसी योजनाओं को देश और प्रदेश के अंदर घर घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए अनेक ऐसे फैसले लिए जिनके कारण से उन्होंने कभी राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा क्या नुकसान होगा, मेरी पार्टी का क्या नुकसान होगा। उन्होंने अगर सबसे पहले किसी का फायदा देखा, देशवासियों का देखा और देश का फायदा देखा, इसीलिए उन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त की। 3 तलाक का खात्मा किया, सीएए का कानून लगाया और देश पर आतंकवादियों और अलगाववादियों का, जिहादियों का, हमारे सैनिकों पर हमला होता था। हम भली भांति जानते हैं, हम यहाँ तपोवन के लोग, ये चमोली के लोग, बद्रीनाथ विधानसभा के लोग, उत्तराखंड के लोग भली भांति जानते हैं। देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन हमको ये समाचार सुनने को नहीं मिलता था कि आज कश्मीर में राजौरी में ये घटना हो गई, आज पुंछ में ये घटना हो गई, आज कारगिल में हमारे यहाँ के रहने वाले एक और वीर सपूत को देश के लिए बलिदान देना पड़ा, उसने अपनी शहादत दे दी। सियाचिन ग्लेशियर में आज ये घटना हो गई। भाइयों बहनों, इस घटना पर भी पूरी तरह से आज रोक लगाने का काम, पूरी तरह से जवाब देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन एक प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का भी मानना है कि इस उपचुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि काजी निजामुद्दीन जनता के बीच में रहकर जनहित के कार्य कर रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बाहरी प्रदेश से आए हैं। ऐसे में जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ और मंगलौर में भले ही जनसभाएं और जनसंपर्क कर रहे हों, लेकिन कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला। और मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। भाजपा के प्रत्याशी खुद मंगलौर विधानसभा में कह गए कि यहाँ तो सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, मुझे पैरासूट से जो है गाँव में जाना पड़ेगा। तो विकास की पोल अपने आप खुल रही है, धरातल पे कहीं भी विकास नजर नहीं आ रहा है। और मंगलौर की अगर बात करें तो किसान वहां पर जो है एमएसपी की मांग को लेकर के, गन्ना भुगतान की मांग को लेकर के, सड़कों के बुरे हालातों को लेकर के लंबे समय से आंदोलनरत है। उनकी समस्याओं का कितना समाधान जो है भाजपा की सरकार ने किया। और भाजपा को तो अपने कैडर में, पार्टी के अंदर प्रत्याशी तक जो है दोनों विधानसभाओं में नहीं मिला। दोनों विधानसभाओं में जुगाड़बाजी करके, आयात करके प्रत्याशियों को लाया गया है।
तो भाजपा किस आधार पर जीत के दावे कर रही है? मुख्यमंत्री दोनों क्षेत्रों में जाएं या भाजपा के कोई अन्य नेता जाएं? मंगलौर की और बद्रीनाथ की जनता भाजपा के बहका। देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के संबंध में बैठक की है। बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें मुख्य विकास अधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने खेल प्रतिस्पर्धाओं में स्कूली बच्चों का प्रतिभाग कराने के लिए संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को भी निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही जिला क्रीड़ा अधिकारी को भी निर्देशित किया है कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए रूपरेखा के अनुरूप कार्यक्रम का संचालन किया जाए। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना है और एक माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है। इन दोनों योजनाओं में क्रमशः 8 से 14 साल आयु वर्ग के और 14 से 23 साल के आयु वर्ग के छात्रों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। तो इसमें जो ये पहली वाली योजना है जो 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, इसका शुभारंभ हमारे जनपद में 8 जुलाई से हो रहा है और इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र जो हैं न्याय पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर, नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इन योजनाओं में क्रमशः 300 छात्रों का और 200 छात्रों का चयन होना है, जिसमें से 50% बालक होंगे, 50% बालिकाएं होंगी और इसमें इनको प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 1500 रुपये प्रतिमाह जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी और जो दूसरी योजना मैंने बताई उसमें 2000 रुपये प्रतिमाह, इसके अलावा 10,000 रुपये जो है प्रति छात्र अलग से। उधर नैनीताल में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र चार्टन लॉज में फिर भूस्खलन होने से क्षेत्र में दहशत है। संवेदनशील क्षेत्र में रह रहे 1 दर्जन से ज्यादा परिवारों को बीते हफ्ते प्रशासन ने घर खाली करने और वहां से शिफ्ट होने का नोटिस दिया था। बावजूद इसके अभी तक लोगों ने घर खाली नहीं किए हैं। वहीं अब सूचना पर पहुंचे जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए घरों को खाली करवाकर रैन बसेरे में शिफ्ट किया है। और इस वक्त सीधे आपको जोशीमठ यानी कि ज्योतिर्मठ लेकर चलते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद हैं और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा हो रही है। आदरणीय धामी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे जनता को आशीर्वचन देने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, बद्री विशाल भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, कल्पेश्वर महादेव की जय। बद्री बद्रीनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में दुर्गम क्षेत्र जो कि 9 गांवों का ये केंद्र है, इस केंद्र पर आयोजित इस विशाल जनसभा में अभी आप लोग जिनको सुन रहे थे, आप सबके क्षेत्र में पहले जिन्होंने विधायक के रूप में भी काम किया है और अब भारत के उच्च सदन राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और जिनको समर्थन देने के लिए, जिनको आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और पहले भी जिनको आपने 3 बार विधानसभा का सदस्य बनाया है, ऐसे श्रीमान राजेंद्र भंडारी जी, मंच पर आसीन हमारे
साथ उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री श्री रमेश गढ़िया जी, श्री नंबूरी जी, हमारे बीकेटीसी के उपाध्यक्ष भाई किशोर पवार जी, श्री गुड्डू लाल जी, यहाँ की ग्राम प्रधान दुर्गम की बहन श्रीमती मिंकल देवी जी, श्री अनूप जी, आनंद सलानी जी, महामंत्री ग्रामीण मंडल एवं यहाँ पर उपस्थित दुर्गम क्षेत्र के मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, आप सबने मेरा और महेंद्र भट्ट जी का, भंडारी जी का, सभी अतिथियों का आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी इस पंच केदारी और पंच केदार की, भगवान कल्पेश्वर की इस भूमि पर आकर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का अपने हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस चुनाव में मैं श्री राजेंद्र भंडारी जी के लिए आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि देवभूमि के पहले मुख्य सेवक के नाते आप सबके बीच में मैं पहुंच पाया और आप सबके इस बहुत ही सुंदर रमणीक क्षेत्र में आकर, भगवान की इस भूमि पर आकर आप सबका दर्शन कर ये सौभाग्य मैं प्राप्त कर रहा हूं। आप भंडारी जी को लंबे समय से जानते हैं, 2011-12 में भी, 2007 में आपने हमारे वरिष्ठ नेता आरनी खंडूरी जी को उस समय मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी समर्थन दिया था। उस कैबिनेट में भी आपने कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। आप सभी को पता है कि भंडारी जी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस आज जिस प्रकार से नेतृत्वहीन हो गई है, जिस प्रकार से दिशाहीन हो गई है, विकास से कोसों दूर चली गई है, केवल झूठ और भ्रम की राजनीति करने लगी है, उससे परेशान होकर एवं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर श्री भंडारी जी ने भाजपा में शामिल होकर आप सभी के बीच में आकर विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। आज विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से चुनाव में आप सबके बीच में आपका समर्थन मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं आप सबसे आज ये अपील करना चाहता हूं कि 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में कमल का बटन दबाकर श्री भंडारी जी को भारी मतों से आप सब लोगों ने विजय बनाना है और इस पूरे दुर्गम क्षेत्र सहित पूरे विधानसभा को विकास के पथ पर, विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है। हम सभी जानते हैं भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेज गति से काम हो रहा है भारत के अंदर, आजाद भारत के अंदर, इससे पहले कभी ऐसे काम नहीं हुए जो आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। चाहे आज कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई हो या 3 तलाक मुस्लिम बहनों के लिए एक बड़ा अभिशाप था कि तलाक 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 कहते थे और तलाक हो जाता था। उस 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ हम जहां भगवान कल्पेश्वर की भूमि में, पंच केदार पंच बद्री की इस भूमि में, लेकिन हम सबके मन में इच्छा थी कि अयोध्या में जहां भगवान पैदा हुए वहां उनका मंदिर बनना चाहिए। हम सबकी इच्छा थी ना? ठीक है, नहीं थी? जोर से बोलिए।
तो ये इच्छा हमारी किसने पूरी करी? मंदिर किसने बनाया? तो ये मंदिर बनाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारे निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए। देश के अंदर अनेक निर्णयों ने आज पूरे विश्व के अंदर आज भारत की एक नई पहचान स्थापित कर दी है। अब भारत ऐसे देश के रूप में जाना जाता है, न तो वो किसी से दबता है और न ही किसी के सामने झुकता है, अपनी बात आज प्रखरता से करता है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के दृढ़ संकल्पों से प्रेरणा लेते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी आज अनेक निर्णय आपकी सरकार ले रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। और वो फैसले ऐतिहासिक फैसले हैं। चाहे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करना हो, समान नागरिक संहिता का विधेयक बनाना हो, या मुस्लिम बहनों को अनेक उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाने का काम हो, हमारे बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना हो, या हमारी मातृशक्ति के लिए हर प्रकार की सुरक्षा या सशक्तिकरण या स्वरोजगार और रोजगार करना हो। वहीं दूसरी तरफ हमने धर्मांतरण का कानून लेकर आए, ऐसा कानून जिस कानून के कारण से अब राज्य के अंदर कोई धर्मांतरण नहीं कर पाएगा, कोई दंगा नहीं कर पाएगा। कोई दंगा करेगा तो दंगा करने वाले से सारी जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई, एक एक पाई की वसूली उस दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसके साथ साथ अभी महेंद्र भट्ट जी बता रहे थे, पेपर लीक एक हमारे उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या थी। नकल करने वाले पास हो जाते थे और अकल और मेहनत करने वाले गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां, उनका नाम नहीं आता था। बार बार परीक्षा में बैठते थे, बार बार जब रिजल्ट आता था उनका नंबर गायब होता था। भाइयों बहनों, हमने उन गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों के लिए एक सख्त फैसला लिया। जो नकल करने वाले अपराधी थे, नकल माफिया थे, उस नकल माफिया को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। आज अभी यहां आने से पहले तक 14,800 लोगों को हम नियुक्ति प्रदान कर चुके हैं और ये नियुक्ति ईमानदार और पारदर्शिता के आधार पर हो रही है। आप देख रहे होंगे, जो पहले जिनका कभी नंबर नहीं आता था, जो कभी परीक्षाओं में पास नहीं हो रहे थे, क्योंकि नकल माफिया उनका हक मार ले रहे थे, पेपर पर्चा लीक करने वाले उनके हक को ले जा रहे थे, हमने ये सब बंद किया। उसका परिणाम हुआ कि हमारे घरों के बेटे और बेटियां अब एक परीक्षा में नहीं, महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे 3 परीक्षाओं में, लेकिन मैं कह रहा हूं 3 नहीं, 4 नहीं, 5 परीक्षाओं में एक बेटे और बेटी का नंबर आ रहा है। ये नया नकल का कानून लागू होने के बाद हुआ है। हमने इस नकल की समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया है, नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। इसके बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकारी सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर संपन्न हो रही है। बड़ी संख्या में